गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 4 अभिप्रेरणा चल रहा है। 3 अभिप्रेरणा की विचारधाराएं हमने अब तक देखी हैं। मास्लो की विचारधारा, हर्ट्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा, मैकग्रेगर की एक्स एवं वाई थ्योरी, और अभी चल रहा है विलियम ओची की जेड विचारधारा। कल चर्चा की थी कि जेड विचारधारा के प्रतिपादक विलियम ओची को माना जाता है। इन्होंने अपनी थ्योरी जेड हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट जापानी चैलेंज, जो पुस्तक 1981 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इस विचारधारा का वर्णन किया है। ओची ने जापान और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पास अपनी जेड विचारधारा को विकसित किया। यह विचारधारा जापान और अमेरिका के प्रबंध के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। इसमें यह बताया गया है कि जापान का प्रबंध अमेरिका के प्रबंध से क्यों अच्छा है। तो कई कारण इसके बताए हैं। अब क्या क्या कारण है देखिए, यहां कारण कहें या इस विचारधारा की विशेषताएं कहें, एक ही बात है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कारण बताया देखिए। नंबर 1, आजीवन रोजगार। आजीवन रोजगार। विलियम ओची ने बताया कि कर्मचारियों को आजीवन रोजगार मिलना चाहिए। जापानी संस्थान में एक बार जब कर्मचारी का चयन कर लिया जाता है तो कंपनियां चयन के पश्चात मंदी काल में भी, जब कंपनी घाटे में चल रही हो, उस स्थिति में भी कर्मचारियों को न तो हटाती है, न छटनी करती है, न सेवानिवृत्ति करती है। संस्थाएं घाटा उठाकर भी, जापान की संस्थाएं घाटा उठाकर भी अपने कर्मचारियों को बनाए रखती है। इससे कर्मचारियों का व्यवहार संस्था के प्रति वफादार और निष्ठावान बनता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो जापान की कंपनियां, जापान का प्रबंध इसलिए श्रेष्ठ है कि वहां कर्मचारियों को आजीवन रोजगार दिया जाता है। कंपनी घाटे में चल रही है, उस दौरान भी कर्मचारियों को हटाया नहीं जाता है, रिटायरमेंट नहीं किया जाता है, उनकी छटनी नहीं की जाती है। दूसरा देखिए, मंद गति से मूल्यांकन। मंद गति से मूल्यांकन एवं पदोन्नति। ओची ने अपने निष्कर्ष में बताया कि जापानी प्रबंधक यह मानकर चलते हैं कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है। उत्पादकता करना कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है। कार का निर्माण करना है, एक व्यक्ति इसे नहीं बना सकता है। पूरा एक ग्रुप होगा, विशेषज्ञ होंगे तो कार का निर्माण हो पाएगा। ओची अपने निष्कर्ष में बताते हैं कि जापानी प्रबंधक ये मानते हैं कि उत्पादकता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, बल्कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम होती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति विशेष की पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि पूरे समूह को अभिप्रेरित करना चाहिए। पूरे समूह की पदोन्नति होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादकता सभी व्यक्तियों की मिलकर देन है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। तो सबके साथ वहां समान व्यवहार होना चाहिए।
मुझे की मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति के गुण अवगुण का मूल्यांकन करने के लिए 1-2 साल का समय बहुत कम है। जापान की संस्था, जापानी कंपनीज करीब 10 वर्ष की सेवा के पश्चात कर्मचारी के कार्य का प्रथम मूल्यांकन करते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसलिए जापान का प्रबंध अमेरिका के प्रबंध से श्रेष्ठ है। अब देखिए, जीवन वृत्ति पथ। जीवन वृत्ति पथ जापान में प्रबंधकों की विशेषज्ञता पर बल नहीं दिया जाता है। यह माना जाता है कि कोई भी काम किसी को सौंपा जाता है तो उस काम का विशेषज्ञ होना चाहिए, लेकिन जापान पर विशेषज्ञता पर बल नहीं दिया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारियों का जीवन वृत्ति पथ विशिष्टीकृत आधार पर होना चाहिए। जापान में यह प्रयास रहता है कि प्रबंधक अन्य विभागों के कार्यों को भी समझे। इसके लिए कार्य परिवर्तन की नीति को अपनाया जाता है। जापान में यह माना जाता है कि वहाँ के प्रबंधक को सभी प्रकार के काम करना आना चाहिए। यदि कोई दूसरा प्रबंधक कभी एब्सेंट हो जाता है, छुट्टी पर चला जाता है, तो उसकी जगह भी वो पूर्ति कर सके, अन्य विभाग का कार्य भी वो देख सके। तो जापान में विशेषज्ञता पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि इस बात पर बल दिया जाता है कि एक कर्मचारी, एक प्रबंधक सभी प्रकार के कामों को जाने, समझे, सभी विभागों को समझे। इसके लिए कार्य परिवर्तन की नीति को अपनाया जाता है। एक कार्य से दूसरे कार्य पर भेजा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानवीयता पर बल। मानवीयता पर बल। यह विचारधारा ये मानती है कि प्रबंधकों को कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारी भी एक मानव है, इसलिए मानवीयता पर बल देने की बात इस विचारधारा में कही गई है। प्रबंधकों को अपना ध्यान न केवल कर्मचारियों के कार्यस्थल तक सीमित रखना चाहिए, बल्कि कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार, रुचियों, इच्छाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। कर्मचारियों के साथ सदैव मानवीय व्यवहार करना चाहिए। तो जापान के प्रबंधक ये मानते हैं कि कर्मचारियों के साथ सदैव मानवीय व्यवहार करना चाहिए, इसलिए जापान का प्रबंध श्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक निर्णय। सामूहिक निर्णय, यह विचारधारा इस तथ्य पर जोर देती है कि कर्मचारियों को निर्णय में भागीदार बनाना चाहिए। जापान के प्रबंधक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय कर्मचारियों को उसमें भागीदार बनाते हैं, उनकी सहायता से निर्णय लेते हैं। इसके लिए निर्णय लेते समय संस्था के कर्मचारियों से परामर्श करना चाहिए तथा उनसे सुझाव मांगने चाहिए। विशेष रूप से ऐसे निर्णय जो कर्मचारियों से जुड़े होते हैं, कम से कम ऐसे निर्णयों में तो कर्मचारियों को अवश्य भागीदार बनाना चाहिए। इससे कर्मचारियों में संस्था के प्रति, उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति अपनत्व का भाव जागृत होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन विकास।
मानव संसाधन विकास। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन निर्जीव होते हैं, मानवीय संसाधन ही भौतिक संसाधनों को गति प्रदान करते हैं। तो विचारधारा ये मानती है कि मानवीय संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह और लगन पैदा करने के लिए मानव संसाधन विकास की योजना बनानी चाहिए। कर्मचारियों की छिपी हुई क्षमता को पहचान कर उन्हें उचित शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जो कर्मचारी जिस काम को ठीक प्रकार से कर सकता है, जो उसमें छिपी हुई प्रतिभा है, उस प्रतिभा को पहचान कर उसी के अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अनौपचारिक नियंत्रण। अनौपचारिक नियंत्रण। नियंत्रण दो तरीके से होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जिसके निश्चित नियम होते हैं, संस्था जो भी नियम बनाती है, कानून बनाती है, उनसे बंधा हुआ होता है। अनौपचारिक जिसमें कोई निश्चित नियम कानून नहीं होते हैं, मित्रता से अपनत्व से कर्मचारियों से काम कराया जाता है। इस विचारधारा में संस्था के कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक संबंधों का निर्माण करके अनौपचारिक नियंत्रण के तरीकों से नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों में विश्वास और सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। तो 7 पॉइंट विलेमोची की जेड विचारधारा के। विलेमोची ने यह बताया है कि जापान की कंपनियों का प्रबंध अमेरिका की कंपनियों से अच्छा है, बेहतर है। अब बेहतर होने के क्या क्या कारण हैं? आजीवन रोजगार मिलता है, मंद गति से मूल्यांकन किया जाता है, जीवन प्रतिपाद, मानवीय योग्यता पर बल, सामूहिक निर्णय, मानव संसाधन विकास और अनौपचारिक नियंत्रण। तो बच्चों, ये आपका 4th चैप्टर अभिप्रेरणा यहां समाप्त होता है। अगली क्लास में 5th चैप्टर नेतृत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। 4th चैप्टर के नोट्स आपको कल भिजवा दी जाएंगे PDF के माध्यम से। तो जो नोट्स आपको भिजवाए जाए, अपनी नोट्स की कॉपी में आपको नोट कर लेना है। ओके, थैंक्स।